चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट से किस तरह से ना हीट जनरेट हो सकती है, किस तरह से इसमें से हीट निकलती है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा लास्ट वीडियो में, हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था ना। एक रेजिस्टेंस होता था जो क्या करता था, करंट को क्या करता था, ब्लॉक करता था, एक जगह पे रोक देता था करंट को। रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्ट करता था करंट को, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो कोई चीज़ कहीं पर अगर करंट यहाँ पर रुकने लग जाता है, अगर मान लो, क्योंकि देखो वोल्ट का तो काम है उसको करंट चार्जेस को आगे भेजना है। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो जब चार्जेस ब्लॉक होने लगेंगे मतलब करंट ब्लॉक होने लगेगा। तो ये जो करंट है ये किसी ना किसी फॉर्म में ना रिलीज होने लग जाता है। मतलब ये एनर्जी का यहाँ पर लॉस होगा। और वो लॉस किस तरह का होता है, वो लॉस होता है तुम्हारा हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो हीट के फॉर्म में यहाँ से जो है जो भी एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि करंट ब्लॉक होगा, करंट को कहीं ना कहीं जाना है, तो वो हीट के फॉर्म में रिलीज होने लग जाता है। कहीं कहीं पर देखा होगा आपने, वायर हीट अप होने लग जाते हैं। बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं जो हीट अप होते हैं, वो इसी रेजिस्टेंस के वजह से होते हैं, है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूस हीट, है ना। और ये हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जैसे कोई भी रेजिस्टेंस ले लीजिए यार, यहाँ से पोटेंशियल, यहाँ से करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस यार हीट होगा और गर्म होगा। ठीक है, जो कि हीटिंग इफेक्ट देगा। एंड दिस इज हैपन ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ दिस सम इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू द कंडक्टर इनटू हीट एनर्जी, है ना। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी वायर हो ना, किसी भी वायर में से अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है वायर का। ठीक है, जिसकी वजह से वो हीट जनरेट करेगा वहाँ पर। ठीक है, एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जैसा कि घर में इतने सारे अप्लायंसेज होते हैं यार, ये सारे अप्लायंसेज हीट जनरेट करते हैं। जैसे रूम हीटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, करंट की ब्लॉकेज कर रहे हैं। करंट को एक जगह पर ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है ना। हेयर ड्रायर हो गया, टोस्टर हो गया, गीज़र हो गया, ये सब हीटिंग अप्लायंसेस जो हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे रन होते हैं ना। और इलेक्ट्रिसिटी को ही कन्वर्ट किया जाता है, मतलब एनर्जी को ही कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। कुछ फॉर्मूलेज हैं जिससे हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हीट कौन सा सब्सटेंस जो है कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, या कोई भी रेजिस्टेंस है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए समझते हैं। उसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। कंसिडर आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आर। सीधी सी बात है यार, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आई करंट जा रहा है इसमें से, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है। इसमें से आई करंट जब पास होगा किसमें से, रेजिस्टेंस आर में से। बस इतना सा भी हमने एक बात कही है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, इज पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, है ना। हमारे पास वी है पोटेंशियल डिफरेंस। और कितने टाइम तक इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए लेट टी टाइम with the during which the q charge flow across, है ना, across the conductor। इस कंडक्टर के अक्रॉस कितने टाइम तक चार्ज जा रहा है, चार्ज का फ्लो ही तो हो रहा है ना। करंट कितनी देर तक यहाँ पर ऑन है, ठीक है। तो मान लीजिए वो टाइम क्या है आपके पास, t है, ठीक है, t टाइम तक वो जहाँ से जा रहा है। एंड द वर्क डन इन मूविंग चार्ज q, सीधी सी बात है। देखिए चार्ज का जब ट्रांसफर होता है, चार्ज जब यहाँ से ऐसे सर्किट में चलना शुरू करेगा तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। उस वर्क डन को हम मान लेते हैं, ठीक है। एंड Q थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ। वर्क डन का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो इसी तरह वर्क डन का अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, V इंटू क्यू, है ना, V इंटू क्यू। तो वर्क डन वो क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। वर्क डन कितना वर्क डन किया, एक यूनिट चार्ज ने। अगर यहाँ से हमें वर्क डन निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो VQ बन जाएगा, है ना। और पावर की बात करें, अगर पावर की बात करते हैं तो पावर किस तरह से निकाली जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, कितना काम कर रहा है कितने समय में, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, कितना वर्क कर रहा है कितने टाइम में, वो उसकी पावर को बताता है। कोई भी चीज़ है ना, कि मतलब एक दो चीज़ें चाहिए पावर के लिए, हमें वर्क डन चाहिए कि कितना कोई काम कर रहा है और कितने समय में, कितने कम से कम समय में वो काम को, ठीक है, कर रहा है। तो वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। और यहाँ से अगर हम इस वर्क डन की वैल्यू को पुट करें, वर्क डन हमारे पास क्या आया था, VQ। तो वर्क डन की जगह हमने यहाँ पर क्या रख दिया है, अभी इस वाली वैल्यू की जगह VQ रख दिया है, ठीक है। तो VQ अपॉन T हो जाएगा ये। और Q अपॉन T आपने पढ़ा होगा, ये Q अपॉन T क्या होता है, Q अपॉन T किसका फॉर्मूला है, ये होता है I होता है ना। ये हमने करंट में पढ़ा था, याद हो तो अगर आपको, ठीक है। करंट चैप्टर जब हम करंट पढ़ रहे थे, करंट टॉपिक, तो उसमें हमने देखा था करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू क्या होता था, Q अपॉन T होता था। तो V की जगह यहाँ पर जो है W की जगह हमने VQ लिखा, और Q अपॉन T की जगह क्या आ जाएगा,
आई आ जाएगा। तो पावर का सिंपली फॉर्मूला आ गया हमारे पास वी आई। ये ना इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हैं ना ये, तो इलेक्ट्रिकल पावर बोली जाती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वी आई हो गया, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी, कितने टाइम तक इसमें से करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वर्क डन निकालने के लिए पावर को टाइम से इनटू करेंगे। पावर निकाल चुके हैं, पावर आ चुका है वी आई। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम से, कितने टाइम तक इसमें से जा रहा है। मान लीजिए टी टाइम तक जा रहा है, तो पावर इज यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा टोटल, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, पावर वी आई है अपने पास, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वी आई इंटू टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। और यही वर्क डन जो होता है ना, ये हीट के फॉर्म में रिलीज होता है यहाँ से। ये कितना वर्क डन किया वो किस फॉर्म में रिलीज होगा, यहाँ से हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है, ठीक है। तो हीट के फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और वो हीट कितनी होगी, वी आई टी होगी। अब यहाँ पर अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, दिस एनर्जी गेट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एज अ हीट, है ना। एनर्जी जो है वहाँ पर रजिस्टर में से हीट के फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाएगी। और अगर मान लीजिए ये वी आई टी था फॉर्मूला, अगर मैं वी की जगह, इस वी की जगह, वी इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, आई आर होता है। अगर मैं वी की जगह आई आर पुट करता हूँ, तो ये आई आर, देखिए वी की जगह आई आर रखिए, आई आर इंटू आई टी, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। जैसे कि कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसमें से कितनी हीट जनरेट होगी वो डिपेंड करेगा तीन चीज़ों पर। तीन चीज़ों पर कैसे, पहली चीज़ है करंट, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है उसमें से, है ना। इसमें से जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, सीधी सी बात है, याद रखने वाली बात है। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हीट निकलेगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट की ब्लॉकेज होगी और उतना ही ज़्यादा हीट निकलेगी। और टाइम की बात करें, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितने ज़्यादा टाइम तक इसमें से करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब हीट इज़, और जो हीट है वो मतलब एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। जैसे जैसे ये तीनों वैल्यूज बढ़ेंगी वैसे वैसे हीट प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए कुछ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। और इसी को ना एक टर्म और बोला जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसे ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है, ठीक है। इसका कंप्लीट डेरिवेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, ठीक है। अगर जूल्स ऑफ लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है हमें, कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसमें से कितनी हीट रिलीज होने वाली है उसके बारे में बताता है, ठीक है, जो कि हम एच से डिनोट करते हैं, आई स्क्वायर आर टी। आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का, ठीक है, टेक्स करंट 5 एम्पियर, और ये 5 एम्पियर का करंट जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस में से। एंड कितनी देर तक कर रहा है, 30 सेकेंड्स तक। मैंने बताया अभी हीट तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी तीन चीज़ें थी, एक तो था करंट कितना फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हीट, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट। और तीसरा टाइम, जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा हीट। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं, आपको बस सिंपली कैलकुलेट करना है कि कितना हीट रिलीज होगी। चलिए मान लीजिए ये रेजिस्टेंस अपने पास कितने का है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। 5 एम्पियर इसमें से करंट पास हो रहा है, और कितने टाइम तक हो रहा है, 30 सेकेंड तक, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे, I की वैल्यू कितनी है अपने पास, I देखिए करंट कितना है 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और R कितना है, हाँ रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है इसका 12, और टाइम कितना लग रहा है इसमें, टाइम 30 सेकेंड। अब सबको कर दीजिए मल्टीप्लाई, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 20 इंटू 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 इंटू 30 कितना हो गया 600, ठीक है। तो 20 इंटू 30 600। अब इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 150 एंड 2 0 इसके, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 15,000 जूल इतनी हीट जनरेट होने वाली है इस रेजिस्टेंस से, ठीक है। 50,000 जूल जो है, एनर्जी की यूनिट देखिए जूल होती है, तो यहाँ पर हीट के लिए भी आप जूल ही यूज़ करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।